देखिए, थोड़ा समय बनाते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या रीजन था उसको पढ़ने का। इन सब चीज़ों की बात करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हमने जो पढ़ी थी ना, मैंने एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हमें पढ़ना था एसी थ्रू द रजिस्टर। एसी थ्रू दी रजिस्टर या रेजिस्टेंस। तो उसमें ना आपने एक चीज देखी होगी कि आपकी जो आई की वैल्यू है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आपकी ई की वैल्यू है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब बोथ द थिंग्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर, बट द वैल्यू ऑफ वेरिएशन इज साइन थीटा साइन थीटा। तो मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था। ग्राफ में क्या होता है, जो इसका ईएमएफ है वो इधर की तरफ है, और जो इसका करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है। अगर इसका फेजर डायग्राम बनवाऊंगा, फेजर डायग्राम कैसा बनाता, पहले अलग अलग बनाए थे हमने दो, इस बार हम एक साथ ही जी बनाते हैं। ये हमारा साइन का ग्राफ है, यानी आई का, रेड से लिख लो। आई का ग्राफ रेड से बनाया है। और ग्रीन वाले से बनाता हूँ ई का ग्राफ, तो ई का ग्राफ भी इसके पीछे पीछे चलेगा। मतलब पीछे पीछे का मतलब साथ साथ। ठीक है, इसमें कोई भी एंगल डिफरेंस, कोई भी चीज का चेंज नहीं होगा। ऐसा केस केस में हो रहा है जब आप एक रजिस्टर को किसके थ्रू लगाते हैं, यू आर कनेक्टिंग अ रजिस्टर विद एन ऑसिलेटरिंग ईएमएफ या एसी के थ्रू। जी तो इसके अंदर करंट में और पोटेंशियल में कोई भी वेरिएशन नहीं मिलता। अब यही चीज हमने क्या की थी, इंडक्टर के थ्रू पास कराई थी दूसरे नंबर पर। क्लास क्लास में हमने लिखा था एसी थ्रू एन इंडक्टर। एसी थ्रू एन इंडक्टर। तो उससे क्या हुआ, जब हमने एसी थ्रू एन इंडक्टर की बात की, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको एक अल्टरनेटिंग सोर्स, यानी कि एसी सप्लाई, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, इंडक्टर से। वैसे तो इंडक्टर ऐसे बनाते हैं, लेकिन हम फिर भी इतना बढ़िया ना बनाकर थोड़ा छोटा बना लेते हैं। जैसे रजिस्टर छोटा सा होता है, ऐसे ही करके मैं छोटा सा एक इंडक्टर बना लेता हूँ। ये हमारा एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू है एल। फिर यहाँ से जो एसी सप्लाई हम दे रहे हैं उसकी वैल्यू है ई, और यहाँ से जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू है कैपिटल आई। अब यहाँ से मैंने डिराइव कराई थी दो तीन चीजें। पहली तो ये कि आपने कहा था कि जो यहाँ से ईएमएफ पास करेगा उसकी वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही आई थी। हाँ। फिर आपने इसका किया था डेरिवेशन। डेरिवेशन करने के बाद जो आपका आई है वो किसके बराबर आया था, आपका जो आई है वो बराबर आया था ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और साइन की जगह यहाँ पर आया था साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। यही आया था। जी यही आया था। फिर मैंने यहाँ से एक चीज ले ली थी, वो चीज है आपकी एक्सएल। वो किसके बराबर थी, ओमेगा एल के। तो यहाँ से आपका जो आई का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ई नॉट अपॉन एक्सएल, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अगर मैं करूंगा तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये करीब करीब आपका 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कॉस थीटा कुछ बन जाएगा कॉस करके। एक काम करो, इसी वैल्यू को ना आप इस वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लो। एक मैं आपको ना
मैथमेटिक्स की एक आइडेंटिटी बताता हूँ, यह एक रूल है कि आपके पास अगर लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का साइन बी माइनस ए। ठीक है, जी। आप इसको लिख सकते हो साइन ए बी माइनस ए। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ जब आपने इसको ई नॉट अपॉन एक्सएल मान लिया, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस सीटा हो रहा है। माइनस सीटा का मतलब आप इसको माइनस कॉस भी बोल सकते हो। ऐसे लिख सकते हो माइनस का साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हो। जी सर। मैंने यही अप्लाई किया, जो मैंने यहाँ लिखा है मैंने उसको इधर अप्लाई किया है। और जब आप इस तरह से लिख सकते हैं तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, योर आई विल बी इक्वलेंट टू ई नॉट अपॉन एक्सएल, एंड दिस इज योर माइनस कम्स आउट, ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा यानी कि कॉस ओमेगा टी। एनी डाउट? नो। अब ये बताओ मुझे, ई नॉट क्या है, पोटेंशियल। हाँ। ई नॉट आपका पोटेंशियल ही तो है, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। और जो आपका एक्सएल है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इसका मतलब पता है क्या हुआ, आप निकाल रहे हो वी अपॉन आर, जो कि किसके बराबर होता है, आई के। जी। तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है आपको, ई नॉट अपॉन एक्सएल, ये किसके बराबर होगा, आई इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। जी। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। हाँ। ये सब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको सब चीज को कॉपी में लिखिएगा अपनी में। देखो माइनस का साइन आने का मतलब क्या है पता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस थीटा का ग्राफ बनाओ, कॉस थीटा का ग्राफ, ये आपके पास प्लेन है और ये रहा आपका पूरा प्लेन का हिस्सा, तो कॉस थीटा का ग्राफ आप बनाओगे यहाँ से, ऐसे करके, ये हमारा कॉस थीटा का ग्राफ होगा। लेकिन ना इसकी जगह मैं आपसे बोलूँ कि आपको निकालना है माइनस कॉस थीटा का ग्राफ, ठीक है, तो वो जी। कितना हो जाएगा, माइनस आने की वजह से ना आपकी जो ओरिएंटेशन है वो पलट जाएगी, ओरिएंटेशन ऐसी हो जाएगी, इस तरह की। ठीक है, क्लियर है? जी। वेरी गुड। अब अगर इतनी बात क्लियर है, तो आप आ जाओ अपने कंडीशन पर, पीछे वाली कंडीशन पर। आपने ई क्या लिया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही लिया था। जी। सॉरी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई क्या आया था आपका, आई आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आया था। जी सर। अब ये सब वैल्यू मैं आपको खोल के दिखा चुका हूँ कि ये वैल्यू है किसके बराबर, आपने लिखा है इसको कि ये वैल्यू है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी के बराबर है कि नहीं? हाँ है। है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ये दिख रहा है 90 माइनस हो रहा है, माइनस होने का मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाता हूँ आपका, एक साइड वाई एक साइड एक्स एक्सिस में ले लो, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो आपका जो एंगल बनता है ई के लिए वो क्या बनता है, वो ये होता है, ये। और यहाँ जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये जो एंगल होगा इसकी वैल्यू होगी ओमेगा टी, क्योंकि साइन थीटा तो यही होता है। जी। अब साइन थीटा निकालने के लिए ना आपको सिंपली पता है कि आपने ये वैल्यू लिखी है और ये वैल्यू है किसकी, ये आपकी ई की वैल्यू है कि नहीं? हाँ है। अब आप 90 माइनस ओमेगा टी करोगे, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं 90 माइनस ओमेगा टी करने के लिए पीछे आऊंगा, और पीछे आऊंगा तो मुझे इधर की तरफ जाना पड़ेगा,
क्योंकि यहां पर एक डालो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है। आपसे मैं पूछूं कि ये वाला एंगल जी। बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, तो इस एंगल का नाम क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये एंगल होगा नहीं माइनस। होगा? π/2 माइनस ω t होगा। हाँ लेकिन आप पीछे आ रहे हो, पीछे आने की वजह से ये क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज ω t माइनस π/2, ये हो जाएगा कि नहीं? जी। है ना? तो ये हाँ आपका क्या है, दिस इज योर पाई, दिस इज योर ई। समझ रहे हैं बात को? जी सर, समझ रहा हूँ। तो आपका ये एंगल तो इतना है, लेकिन आपका जो एंगल बेसिकली इसके मुकाबले में पीछे आया है वो कितना आया है, इसके मुकाबले में 90 डिग्री आया है। जी। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो करंट है ना इस केस में, करंट इज लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना, लैगिंग बिहाइंड विद ई। आपके ई के कंपैरिजन में जो आपका करंट है वो पीछे रह जाता है, कितना पीछे रह जाता है, 90 डिग्री से पीछे रह जाता है। क्लियर है? जी। अब देखो एक चीज और है, वो है आपका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जो कि होगा इस तरीके का, ये बहुत जरूरी है बनाना, और आप हर कंडीशन के लिए ये बनाइएगा। देखो यहाँ पर आपका, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये किस चीज का डायग्राम है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ईएमएफ। ठीक है। जी। और अब आप बना रहे हो क्या, आई की वैल्यू। तो आई जो है आपका वो लैग कर रहा है, लैग कर रहा है तो वो नीचे से स्टार्ट होगा उसका ग्राफ, नीचे से स्टार्ट होगा तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी। हमारा, ये हमारा करंट हो जाएगा, ये करंट और ये ईएमएफ। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पर आपके ये समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली ना मैं बताऊं आपको, चीजें बच्चे चैप्टर पढ़ लेते हैं, उनके ये समझ में नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है इसके पीछे। तो आपकी थोड़ी सी बात समझ में आई जी सर। कि 90 माइनस, मतलब ω t माइनस 90 कैसे हुआ है, इस चीज को मैंने पता है कहाँ एक्सप्लेन किया है, लास्ट क्लास के डेरिवेशन में एक्सप्लेन किया है आपको प्रॉपर तरीके से, पूरा डेरिवेशन कराया है इंडक्टर के लिए, कराया है? हाँ। नहीं कराया दोबारा कराऊं? अम, लास्ट लेक्चर देखा था आपने मेरा? लास्ट लेक्चर मतलब वीडियो में? नहीं, आपको जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था परसों। परसों में एसी थ्रू एन इंडक्टर, यही ना? हाँ हाँ, उसमें डेरिवेशन नहीं है कोई? तो हाँ। हाँ, आपने कराया तो था। हाँ, तो वो समझ में नहीं आया था। सर मैं वो बोल रहा हूँ कि आपने इंटीग्रेशन के बाद वो, आप बोल रहे थे इंटीग्रेशन के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अरे तो मैं आपको वही बोल रहा था। अरे यार। मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ सर, आप रुको बस रुको, देख है लीजिए। मेरे पास, ऊपर है। ओके। ये था ना, ये था ना, जी जी। एसी थ्रू एन इंडक्टर, ये कराया था, ये कराया था, फिर यहाँ तक आ गए थे। यार कराया तो है ही इधर, बाकी सॉल्व कुछ नहीं दिख रहा सर ना। तो क्यों बोल रहे थे इंटीग्रेशन के बाद आप कंटिन्यू करेंगे? मैंने कुछ बोला था, मैंने कहा था इंटीग्रेशन हो गया ना यहाँ तक, उसके बाद मैं आपको ये डिटेल दूंगा जो मैंने आज दी है ना। मैं ये लिख रहा, इंटीग्रेशन के मैं, बाद से कल कर आता हूँ, आपने ये हाँ लिखा था। हाँ हाँ, मैंने इंटीग्रेशन के बाद से मैं आपको कंपैरिजन कराना चाह रहा था उसी दिन, कि आपने अच्छा। रजिस्टर के लिए जो किया वो क्या था,
और आपने जो इंडक्टर के लिए किया वो क्या था। तो ये मैं कंपैरिजन पर आ रहा था यहाँ पर, जो मैंने लिखा मारा था ये आई इज इक्वल्स टू आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस चीज को कंपेयर करा के दिखाता जो मैंने आज दिखाया है, उसी चीज की बात कर रहा था। जी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। जी सर। तो लिखेंगे तो नहीं है अभी आप, ऐसे ही रफली लिख लो यहाँ, इसके बाद में क्या लिखना है आपको उन चीजों को लिख लो। देखो एक चीज तो हमने ऊपर लिखी थी, वो क्या थी, वो थी हमारी एक्सेल, जो के बराबर है ओमेगा एल के बराबर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस के अलावा इसका एक और नाम होता है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, ऐसे ही आपने लिखा था एक्स आर, नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा, आर को ही बोलते हैं एक्स आर, इसमें कुछ और चीज ऐड नहीं होती। ये होता है आपका रेजिस्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टिव रिएक्टेंस। एक और चीज हम आगे पढ़ेंगे अभी, नाम अभी लिखा दूंगा, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, और ये है आपका रिएक्टेंस ऑफ रजिस्टर, रिएक्टेंस ऑफ रजिस्टर। एक चीज आएगी आगे एक्स सी, ये होती है वन अपॉन ओमेगा, किसी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, तो मैं इसको आपको जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। इसी तरह से तीन चीजें हो जाती हैं। मैंने कहा था ना, आप क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिंग सप्लाई को पास कराएंगे किस किस से, रजिस्टर से, इंडक्टर से, और कैपेसिटर से। तो हमने जी। यहाँ पर अभी तक इसको किस किस से पास करा लिया, हमने रजिस्टर से करा लिया यानी कि आर से, इंडक्टर से करा लिया यानी कि एल से, अब सी से रह गया पास कराना। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आती है उसको एक्स आर बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस के बराबर ही होती है। लेकिन यहाँ से जो आपका रेजिस्टेंस या इंडक्टिव रेजिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं एक्सएल। वो किसके बराबर होता है, ये होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर। और ये जो वैल्यू जी। आएगी ये हमारी एक्स सी हो जाएगी। ये शायद सी अपॉन ओमेगा या ओमेगा अपॉन सी समथिंग इसके बराबर होती है, मैं बता दूंगा इसको देखकर। ठीक है, फिर इस पर जाएंगे हम। दूसरी चीज है कि पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगी, अगर निकालनी है मुझे, जो हमने इंडक्टर के लिए लिखे ना कंडीशन, ई इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू था, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। नहीं नहीं भूल रहे हो यार आप, पाई बाई टू था, ओ। यही तो था। हाँ अच्छा, ओके ओके ओके। जी, तो अगर आप, इंडक्टर के लिए ना। जी जी जी, ओके। यहाँ पर जो ये आपका आई नॉट है कंडक्टर के लिए नहीं, इंडक्टर के लिए, अच्छा। अभी तो प्रूफ किया है इंडक्टर के लिए। यहाँ पर जो ये आपका ई नॉट है, ये मैंने किसके बराबर लिया था, ये मैंने लिया था ई नॉट अपॉन एक्स एल के। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल के। एक्स एल में जो एल है ना ये बहुत छोटा एल है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नोटेशन के लिए एल लगाते हैं, क्योंकि ऐसा इतना इतना बड़ा ही लगाइएगा सिर्फ। और ओमेगा एल क्या होता है, ये हमारा ओमेगा होती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल होता है आपका इंडक्टेंस। समझ रहे हैं। जी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने को आ जाती है कई बार,
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, सबसे पहली चीज इसको हम लिखते हैं एक्सएल से। दूसरी चीज, इसको निकालने का फॉर्मूला आपका सिंपल है, वो है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा को कैसे सॉल्व करते हैं? ओमेगा को सॉल्व करते हैं 2 पाई अपॉन टी इंटू एल भी लिख सकते हैं। और 2 पाई अपॉन टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं जिससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। चीजें सर के ऊपर से तो नहीं जा रही हाँ? नहीं। आ रही हैं चीजें प्रॉपरली समझ में? हाँ जी। जी, मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ कि कौन सी चीज क्या होती है। जो आपका ओमेगा है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। टी आपका टाइम पीरियड है। इतना क्लियर है? जी। अब अगर मैं बात करूं, एक कंडीशन मुझे बताओ तो, कि मैंने ना इंडक्टर में एक काम किया। मेरे पास एक इंडक्टर है, तो मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आपका जो कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं ना आप, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। यहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी। इसका इंडक्टर वैल्यू है एल, और ये जो वैल्यू है इसकी ईएमएफ की है ई। यहाँ से करंट जा रहा है कुछ आई। तो ये जो बैटरी करंट निकालेगी, इस बार आपका अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, इस बार आपका कौन सा करंट है? डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट है। तो मुझे बताओ, जो एक्स एल है वो कितना होगा इस केस में? डायरेक्ट करंट के केस में पहले वाले के मुकाबले बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या सेम रहेगा? चलो ये बता दो। एसी के मुकाबले में बढ़ जाएगा। पूछ रहा हूँ, बढ़ेगा, कम होगा, या सेम रहेगा? हम, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? कि ये करंट कैसा है? नॉन ऑसिलेटरी, है ना? जी। अब अगर ये करंट नॉन ऑसिलेटरी है, तो मुझे बताएंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जीरो। जीरो। जब इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी और आप ऊपर लिख कर आए हो कि आपका एक्सएल जो है वो है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, तो यहाँ पर आप एक्सएल रखने की जगह 2 पाई फ्रीक्वेंसी की जगह जीरो इंटू एल करेंगे, तो एक्सएल कितना आएगा? जीरो आएगा। जी। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। अब जब ये एक्सएल आपका जीरो आ गया, तो ये जो कंडीशन है आपकी, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन कहलाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है जब आपका एक्सएल जीरो हो जाता है। तो अभी इसको क्वेश्चन मार्क ही छोड़ता हूँ। यहाँ तक समझ में आई चीजें? जी जो सर। जो डिस्कशन हमारा चल रहा है। हाँ। अब एक नोट पॉइंट है इसमें, वो मैं लिखा देता हूँ यहीं पर ही। नोट पॉइंट ये कह रहा है कि द इंडक्टर ऑफर एन इजी पाथ टू डीसी एंड रेजिस्टिव पार्ट टू एसी। देखो, इसने डीसी करंट जब इसने पास कराया तो इसकी वैल्यू आई जीरो। जब आपने एसी करंट पास कराया तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई।
मतलब ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस किसको शो करेगा, अल्टरनेटिंग करंट को शो करेगा। लेकिन अगर आप इसमें से डायरेक्ट करंट पास कराओगे तो वो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी आपके घर के अंदर इंडक्टिव इंडक्टिव डिवाइसेस होंगे, जी। जितने भी आपके घर में इंडक्टिव डिवाइसेस होंगे, आप देखिएगा वो बैटरी पे नहीं चल पाएंगे। और अगर आपने किसी इंडक्टिव डिवाइस को बैटरी पे रन करा, तो बैटरी के अंदर आप मान लो जिस डिवाइस को आपने रन किया है उसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर लगने से हम्म। पता है क्या होगा? जो करंट आप पास करा रहे हो, जितना पास करा रहे हो, वो रजिस्ट करेगा ही नहीं। वो रजिस्ट करेगा ही नहीं। जब नहीं करेगा तो सारा का सारा करंट पास हो जाएगा। जब करंट पास होता जी। रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो आपको पता है क्या होता है? आपने पढ़ा है, हीट बराबर होती है I²RT। पढ़ा है? हाँ। जितने ज्यादा करंट इसमें से पास होगा उतनी ज्यादा ही हीट करेगी, और ये हीटिंग बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट करंट को सीधे एक अल्टरनेटिंग करंट वाले डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हो, आपने सुना होगा कि इसमें कभी भी डायरेक्ट करंट नहीं भेजते, कुछ चीजों को डायरेक्ट वहां पे नहीं लगाते। सुना है ऐसा? प्लग में, जी। जी। घर में तो प्लग में लगा सकते हो आप, डायरेक्ट बैटरी पे नहीं लगाते कुछ चीजों को। या हमारे यहाँ पर एक वायर जाता है ऊपर, डायरेक्ट करंट होता है उसके अंदर, तो उस पर भी नहीं लगा सकते। उस पर लगाने का रीजन यही होता है कि वहां फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। इतना ज्यादा हीट करेगा कि हीट करने के बाद ना आपका ऑब्जेक्ट मेल्ट कर सकता है आसानी। तो नोट पॉइंट ये है कि जो आपका एक्सेल है इसका नाम क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑफर हेलो? हेलो? जी। आवाज आ रही? हाँ। तो मैं बस एक नोट पॉइंट लिखा रहा था कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो ऑफर करता है नो रेजिस्टेंस। किसको? नो रेजिस्टेंस टू डीसी, बट सम रेजिस्टेंस टू एसी। ठीक है? जी। तो रेहान, मीटिंग भी ओवर होने वाली है और हम इतना ही रखेंगे। ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? जी। ओके सर। जी आ रही है सर।